क्या तुम भी सिर्फ मॉक टेस्ट देते हो, उसके बाद अपने मार्क्स देखते हो, ओह 520 आए, इसके बाद आंसर की देखी और थोड़ा रिग्रेट किया, फिर नेक्स्ट टेस्ट दे दिया, तो तुम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप को मिस कर रहे हो, दैट इज़ मॉक टेस्ट एनालिसिस। आज की इस वीडियो में मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगी कि तुम्हें मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ तुम्हारे मार्क्स बताता है, लेकिन मॉक टेस्ट एनालिसिस तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए या कहाँ पर तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महिमा सिंह एंड आई एम अ नीट 2026 टॉपर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। स्टेप 1 क्या होगा आपका कि टेस्ट के मार्क्स देखकर पैनिक मत करो। देखो, जब भी टेस्ट के मार्क्स आप देखते हो, बहुत से बच्चों में ऐसी आदत होती है कि टेस्ट के मार्क्स देखें और उसके बाद खुद को जज करने लगे कि मेरे से नीट नहीं होगा, मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेकार है। तो एक मॉक टेस्ट तुम्हारी फाइनल परफॉर्मेंस नहीं बता सकता। अभी तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। पूरे साल तुम वही करने वाले हो, मॉक टेस्ट के थ्रू तुम इम्प्रूवमेंट ही करोगे। अपने मॉक टेस्ट को डाइसेक्ट करो, उसको एक एनालिसिस करो, उसको एक डाटा की तरह देखो। जैसे तुम्हारे फिज़िक्स में 105 आए, केमिस्ट्री में 135 आए और बायो में 300 आए। अब इस डाटा को देख के क्या बता सकते हो तुम कि तुम्हें बायो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बायो में अगर तुम्हारे 350 होते तो तुम्हारा ओवरऑल स्कोर भी बूस्ट होता। तो बायो में अगर तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है तो तुम वहाँ पे मेहनत करोगे और अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। यही मतलब होता है एनालिसिस करने का, यही चीज़ है एनालिसिस में कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। अब एनालिसिस यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। अब तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारे बायो में मार्क्स क्यों कम आए हैं। देखो, अब स्टेप 2 आता है कि हर क्वेश्चन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। हर क्वेश्चन जो भी तुम टेस्ट में अटैम्प्ट कर रहे हो उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। कैटेगरी 1 करेक्ट और कॉन्फिडेंट। जो तुमने करेक्ट करे हैं और तुम कॉन्फिडेंट थे, तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से आता था, तो इस पे सीधा सिंपली टिक लगा दो। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में एनालिसिस को डाइसी मत बनाओ, 4-5 घंटे का मत बनाओ। 1-2 घंटे में टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट करना है। तो इन क्वेश्चंस को जो भी तुमने करेक्ट करे हैं, तुम्हें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है और आगे कोई किसी और तरीके से उस कंसेप्ट को पूछ भी लिया जाए तो तुम वो क्वेश्चन सही से कर दोगे। ठीक है। अब कैटेगरी 2 आती है कि तुमने करेक्ट तो किया है लेकिन तुमने गैस मारा है कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है ये इसका आंसर सही होगा। ये डेंजर जोन है, क्योंकि ये तुमने गैस ही तो किया है। नेक्स्ट टेस्ट में अगर सेम कंसेप्ट किसी और तरीके में मोल्ड होके आया तो पक्का गलत हो सकता है। देयर आर प्रोबेबिलिटी कि वो गलत हो जाए। यहाँ पे मार्क्स तुम्हारे कट सकते हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना, उस कंसेप्ट को तुरंत रिवाइज कर लेना। अब कैटेगरी 3 आती है कि तुमने इनकरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा जो तुमने इनकरेक्ट करे हैं क्वेश्चंस। कैटेगरी 4 आएगी अनअटेम्प्टेड की, कि क्या तुम्हें कन्फ्यूजन था या फिर तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता था या फिर तुम्हें कंसेप्ट आता था, कन्फ्यूजन भी नहीं था, लेकिन तुम्हें टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये रीज़न लिखो कि तुमने क्यों अनअटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन। अब स्टेप 3 आता है कि रॉन्ग क्वेश्चंस का रियल रीज़न फाइंड करो। जो भी तुमने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं अपने टेस्ट में उसका रियल रीज़न लिखो। अब मैं इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी। सबसे पहली मिस्टेक आती है कंसेप्चुअल मिस्टेक, कि तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलती है। उसी वक्त तुरंत जाके थ्योरी रिवाइज कर लो, कंसेप्ट को उसी वक्त क्लियर कर लो। अब दूसरी गलती आती है मेमोरी मिस्टेक, कि तुम्हें कोई फैक्ट है वो याद नहीं आया या फिर कोई फॉर्मूला है वो चीज़ याद नहीं आई। अगर तुम ये वाली गलती कर रहे हो ना, तो जैसे बायो है, बायो में बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाटा है। अगर तुम्हें वो चीज़ याद नहीं आ रही है तो वहाँ पर एनसीईआरटी का रिवीजन करो। अगर तुम कोई फॉर्मूला भूल गए हो तो जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उस शॉर्ट नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अब सिली मिस्टेक, तीसरी गलती सिली मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है।
और यही चीज़ ज़्यादा बच्चे करते हैं, ये सब बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सिली मिस्टेक हो जाती है। देखो, सिली मिस्टेक को जितना ज़्यादा हो सके है ना मिनिमाइज़ करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत दुख होता है जब तुम्हें कंसेप्ट आता है, सब चीज़ आती है, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से, एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, ये ज़्यादातर इसी वजह से होता है कि तुम क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं कर पाते और सिली मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन के हर एक वर्ड को अच्छे से रीड करना। अब चौथी गलती आती है कैलकुलेशन मिस्टेक, कि तुमने जो क्वेश्चन जो किया बिल्कुल सही किया, कंसेप्ट सही था, फॉर्मूला सही लगाया, लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब इसके लिए ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसमें क्या करना, जो भी तुम रफ वर्क कर रहे हो ना, एक बॉक्स बना लो, उस रफ वर्क को नीटली करो, ताकि तुम जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो दोबारा से उस क्वेश्चन को देख सको, रीचेक कर सको कि तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। अब फिफ्थ कैटेगरी है मिस इंटरप्रिटेशन। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत बार जो वर्ड्स होते हैं नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ओनली, करेक्ट, ये वर्ड्स देखना हम भूल जाते हैं और उस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, तुम जब भी क्वेश्चन पढ़ो, जहाँ भी ये वर्ड्स आए उसको तुरंत अंडरलाइन कर लो, फिर उसके ऑप्शंस पढ़ो और दोबारा से क्वेश्चन पे जाओ कि तुमसे क्या पूछा था। जब तुम उसको अंडरलाइन कर लोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग सिग्नल देगा कि हाँ, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसलिए ये चीज़ें अंडरलाइन कर लेना। इन वर्ड्स को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है तुम्हें। अब स्टेप 4 आता है बायोलॉजी में एनसीईआरटी एनालिसिस। बायोलॉजी में तुम्हें ये स्टेप मस्ट है करना। अगर तुम बायो में मार्क्स लूज़ कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इजी पेपर आता है तो भी बायो में तुम्हें 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं, और हार्ड पेपर आता है तो तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल स्कोर बायो ही बूस्ट करेगी। बायो में तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि तुम्हारा ओवरऑल स्कोर अच्छा जा सके। तो इसलिए बायोलॉजी इजी पेपर में भी और हार्ड पेपर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें तुम कोई भी गलती कर रहे हो तो तुरंत अपनी एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी को पकड़ो और उसमें हाईलाइट कर लो कि तुमने क्या गलती की है। तुरंत एनसीईआरटी की लाइन को हाईलाइट कर लेना। अब स्टेप 5 आता है कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का एनालिसिस। अगर तुम फिज़िक्स में कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उसका रीज़न लिखो कि क्या तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता था, या फिर फॉर्मूला अप्लाई करने में मिस्टेक हुई। बहुत बार फॉर्मूला अप्लाई करने में भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, कैलकुलेशन गलत हो गई या फिर टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, ये सारे रीज़न्स को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने का रीज़न क्या है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला और कैलकुलेशन पे ज़्यादातर ध्यान देना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, कंसेप्ट पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, कंसेप्ट। अब स्टेप 6 है टाइम एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम, नीट के पेपर में पूरा गेम ही टाइम का है। वही पेपर अगर तुम्हें 6 घंटे में सॉल्व करने को दें तो तुम बहुत आराम से कर लोगे, तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील होगा। लेकिन 3 घंटे में टाइम मैनेज करके पेपर को एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें तुम्हें देखना है कि तुम्हारा टाइम किस क्वेश्चन में ज़्यादा लगा। क्या तुम एक ही क्वेश्चन में स्टक हो गए, और अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट नहीं आता या फिर आता भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अभी के लिए उसको छोड़ दो। एक गो में पेपर करने का ट्राई मत करो। पहले गो में तुम वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं, बहुत इजी हैं, वो क्वेश्चन कर लो। अब दोबारा आना पेपर पे, दोबारा से वो क्वेश्चन करना जो तुम्हें पहले गो में नहीं किए थे, उन पे राउंड कर लेना और उनको करना कि जो तुमने पहले गो में नहीं किए थे और तुम्हें आते तो हैं लेकिन थोड़ा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत है माइंड पे। ठीक है, वो क्वेश्चन सेकंड गो में तुम्हें करने हैं। अब अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट आता नहीं है तो उसको छोड़ दो, वहाँ पे अपने
5-6 मिनट लगा के टाइम को वेस्ट मत करो। वो अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें वैसे भी नहीं होने वाला तुमसे। तो इफ़ यू डोंट नो इट देन डोंट मैरी इट, ठीक है, मूव ऑन कर जाओ वहाँ से। उस पर दोबारा आ जाना बाद में अगर तुम्हारा टाइम बचे तो, ठीक है। स्टेप 7 मिस्टेक नोटबुक। अब एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करना, मिस्टेक नोटबुक बनाना। मिस्टेक नोटबुक में तुम्हें क्या क्या राइट करना है। सिंपली क्वेश्चन राइट मत करना कि ये क्वेश्चन था और फिर उसका खाली मेथड राइट कर लिया। तुम्हें एक पैटर्न में क्वेश्चन को राइट करना है। पहले क्वेश्चन राइट करो, फिर तुमने क्या मिस्टेक की है वो राइट करना, फिर करेक्ट कंसेप्ट और फिर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ह्यूमन फिजियो में कार्डिक आउटपुट का कोई क्वेश्चन आया। अब तुम्हारी मिस्टेक क्या थी कि तुमने उसके फॉर्मूले में तुम कंफ्यूज हो गए। तो तुम ये मिस्टेक अपनी लिख लेना वहाँ पे कि तुमने इस क्वेश्चन में क्या गलती की थी, तुम फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए थे। अब करेक्ट फॉर्मूला लिखना और उसका एक एग्जांपल लिख लेना। अब स्टेप 8 आता है कि सेम मिस्टेक को रिपीट मत होने देना। अगर तुम कोई मिस्टेक आज कर रहे हो तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में सेम मिस्टेक कर लेते हो तो टेस्ट एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब स्टेप 9 है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को है ना ट्रैक करो। जैसे तुम्हारे एक टेस्ट में आज 560 आए हैं और नेक्स्ट अगले हफ्ते टेस्ट 2 में तुम्हारे 560 ही आए हैं, लेकिन क्या पता जो टेस्ट 2 है उसका लेवल ज़्यादा अच्छा हो टेस्ट 1 से। तो तुमने ओवरऑल प्रोग्रेस तो की है ना। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि मेरे मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तुम्हारी प्रोग्रेस ओवरऑल बढ़ रही है, तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़े हैं लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस तो बढ़ रही है। वो टेस्ट हार्ड था फिर भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं उसमें। मान लिया कि टेस्ट 1 में तुम्हारी 20 सिली मिस्टेक हुई लेकिन टेस्ट 2 में तुम्हारी सिर्फ 7 सिली मिस्टेक हुई, तो तुम्हारी ओवरऑल प्रोग्रेस बढ़ी है, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स कम हो रही हैं। ट्रैक करो अपनी एक्यूरेसी को, तुमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसको, सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स एंड टाइम मैनेजमेंट को, इन सब चीज़ों को ट्रैक करो। अब ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, हर टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ें अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखा करो कि तुम्हारे टोटल स्कोर कितना आया है, फिज़िक्स का स्कोर कितना है, केमिस्ट्री का स्कोर कितना है, बायो का स्कोर कितना है और टोटल रॉन्ग क्वेश्चंस कितने किए तुमने, सिली मिस्टेक्स कितनी हुई तुम्हारे उस पर्टिकुलर टेस्ट में, वीक चैप्टर कौन कौन से हैं तुम्हारे, ये सारी चीज़ें लिखा करो। जब तुम टेस्ट देते हो ना वो तुम्हें सिर्फ मार्क्स बताते हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मार्क्स बताते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट एनालिसिस तुम्हें ये बताता है कि तुम्हें कैसे इम्प्रूव करना है। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करने से तुम अपनी एक वीकनेस को एलिमिनेट करते हो। अगर तुम्हारे पहले टेस्ट में 20 सिली मिस्टेक हुई तो नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारी 10 सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और उससे अगले टेस्ट में तुम्हारी और भी कम सिली मिस्टेक्स होनी चाहिए। तो अपने मॉक टेस्ट के बाद सिर्फ नंबर मत देखना, मॉक टेस्ट को डाइसेक्ट करना, हर बार इम्प्रूव करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपने करंट मॉक टेस्ट स्कोर लिख दो। और अगर तुम भी ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।